अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ शफीक यार, ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको थोड़ा मैं अपना इंट्रो करवा देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा वॉइस जो है उसमें मैं ज़रा कम बोलूँगा, बिकॉज आई हैड अ सीवियर कफ टुडे। तो थ्रोट जो है वो मेरा ना उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो आज क्लास भी इसलिए थोड़ी सी छोटी रखेंगे, बट ये है कि हम अपना कोर्स इंशाल्लाह पूरा करेंगे उसके अंदर। अच्छा बच्चों, सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे, मुझे ये बता दें कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है जो मैंने यहाँ पे साथ शेयर किया आपको अभी, जिसमें टाइटल है CSS पास पेपर्स। चलें, दिस इज़ गुड। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो हमारे साथ रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो परेशान ना हो, उनको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा ग्रुप के अंदर। दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अच्छा, इसका ये है कि इसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई पेपर में किस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोगों ने, आप में से ज़्यादातर वो लोग होंगे जिन्होंने GSA की तैयारी की हुई है, तो उनको भी एक आइडिया हो जाएगा अभी कि उनकी तैयारी कितनी कच्ची है। आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीवन। खैर, ये पिछले कोई 9 सालों का, 2016 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, उसको मैंने एरिया वाइज जो है वो ग्रुप कर दिया। अब देखो, हर चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, कि यहाँ पे इवन आप देखते हैं कि मैंने इनको ऑर्गेनाइज कैसे किया है। सिर्फ इतनी सी जो छोटी सी जो चीज़ है वो आपके अच्छे खासे मार्क्स बढ़ाने में हेल्प कर देती है। मतलब मैंने पहले एस्ट्रोनॉमी को ले लिया और उसके अंदर फिर ईयर वाइज क्वेश्चन जो है उनको आगे ग्रुप कर दिया कि किस किस साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें आगे, तो आप जो सोलर और लूनर एक्लिप्स का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे 2017 में भी आया, यही क्वेश्चन 2018 में भी आया। फिर यही वाला जो क्वेश्चन है ये आया है बाद में एक दफ़ा फिर 2000, आपके कहाँ पे, हाँ जी, स्पेशल CSS में भी आया। ये क्वेश्चन 3 दफ़ा पूछा जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ जिसको हम सोलर या लूनर एक्लिप्स ही बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो एज ऑफ यूनिवर्स का क्वेश्चन कोई 2 दफा पूछा जा चुका है। ये यहाँ पे देखिए, एज ऑफ यूनिवर्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर एज ऑफ यूनिवर्स का क्वेश्चन 2 दफा पूछा गया है। और बिग बैंग के मुतलक, या जिसको हम बोलते हैं कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के मुतलक, ठीक है, उसके मुतलक भी तकरीबन 2 दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ओवरऑल ये आपको यहाँ से एक आइडिया हो जाता है। और फिर एक और चीज यहाँ से आपको पता चलती है, वो ये कि क्वेश्चन जो हैं वो कितने पूछे जा रहे हैं, किसी भी एरिया के अंदर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप को आइडिया होगा कौन सा एरिया जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद आप अगर अगला एरिया देखें, वो हमारा आ जाता है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में 2016 से लेकर आज तक ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, मैं ये ज़रा स्क्रीन क्लियर कर दूं, एक मिनट ठहरे ज़रा। क्लियर ऑल का ऑप्शन कहाँ पे गया? चले, अच्छा जी, इन्वायरमेंटल साइंस में आप देखते हैं 2016 में भी क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके बाद आप अगर आगे चले गए जनाब, तो ये पूरा पेज, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर से पूछे गए हैं। और उसमें रिमोट सेंसिंग टेक्निक, वाटर साइकिल, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ठीक है, स्मॉग, फिर अगेन ग्लोबल वार्मिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, अर्थ रेडिएशन बैलेंस, सॉरी, डिफरेंट स्टेटास जो हैं एटमॉस्फेयर की, जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसके मुतलक, ठीक है। तो दिस इज ऑल, जो आप देख लें यहाँ से ये सारा जो कहने के द लॉन्गेस्ट, अगर मैं उसको लिस्ट में देखता हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुराने पेपरों में इन्वायरमेंट साइंस में से पूछे गए। इन्वायरमेंट साइंस का एरिया बहुत छोटा सा है,
मतलब मैं समझता हूँ कि सबसे अगर कोई आसान पार्ट है जनरल साइंस एबिलिटी के अंदर तो वो इन्वायरमेंटल साइंस का है। और उसमें से क्वेश्चन जो है वो आप बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर आपका दूसरा पार्ट आ जाता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं इधर, आप देखें, ये है जनाब बायोलॉजी का। ठीक है। बायोलॉजी को मैंने इसमें ना ह्यूमन हेल्थ, फिजियोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, सारा कुछ ये इसमें डील किया है। तो इसके अंदर भी काफी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन बायोलॉजी के अंदर आप एक चीज नोट करेंगे कि दो एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। एक तो जो सेल का चैप्टर है, मेरी बुक का भी जो चैप्टर है ना सेल का, उसमें देखेंगे आप उसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। या फिर जो डिजीज वाला चैप्टर है मतलब एंटीबायोटिक, वैक्सीन और डिजीज, इसके मुताबिक ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर आप सिर्फ देखेंगे, अगर इन दो चीजों को आप देख लें, एक तो सेल स्ट्रक्चर पे 2-3 दफा क्वेश्चन पूछा गया है। आप यहाँ से आप देखें कि कहाँ पे गया जनाब। हम्म, अच्छा जी, ये सेल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये भी सेल और टिश्यू पे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये भी सेल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है 2021 के अंदर। फिर उसके बाद स्पेशल सीएसएस के अंदर भी यहाँ पे क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन अभी नजर आ रही होगी, जस्ट अ मिनट। ठीक है। जी, यहाँ पे देखिए, ये भी सेल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है। सो आपको यहाँ से एक, अच्छा, इस चीज़ का सिर्फ पर्पज यह है कि डोंट थिंक इट कि जनाब ये कोई, हम एक कोई वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाली है कि यू मस्ट हैव एन आइडिया कि भाई पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं या किन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मैंने जो यहाँ पे देखा है कि फूड के मुतल्लिक जो क्वेश्चन है वो फूड के डाइजेशन के मुतल्लिक एग्जामिनर पूछ रहा है, बजाय इसके कि जिस तरह फूड है वो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर भी पूछ रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि जी कार्बोहाइड्रेट का जो है वो आप डाइजेशन बताया किस तरह से हो रही बॉडी के अंदर। ठीक है। या प्रोटीन की डाइजेशन बताएं बॉडी के अंदर किस तरह से हो रही है। या वो ये कहता है कि जी फूड साइकिल क्या है यहाँ पे बॉडी के अंदर। ठीक है। उसके मतलब बताएं। अब फूड साइकिल से मुराद क्या है, वो यही है कि बॉडी के अंदर फूड किस तरह से जाता है, किस तरह से अब्जॉर्ब होता है, किस तरह से एक्सक्रीट होता है। तो इसके मतलब को 3-4 दफा डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पुराने पेपरों को आप देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अगले पे जब आप चले जाते हैं, द नेक्स्ट एरिया जो हमारा इसमें आ जाता है, अभी हमने 3 एरियाज कर लिए, एनवायरमेंटल साइंस कर लिया, एस्ट्रोनॉमी कर लिया और बायोलॉजी कर लिया। नेक्स्ट जनाब आपको आ जाता है यहाँ पे नेचुरल हाजर्स। नेचुरल हाजर छोटा सा चैप्टर है एक, लेकिन उसमें भी आप देखें तो कोई ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब 16 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, एक साल छोड़ के एक साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। 18, 19, 20 तो 3 साल लगातार उसमें से क्वेश्चन आते रहे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है जी आईटी वाला चैप्टर, जिसमें एनवायरमेंटल साइंस के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी एरिया में से पूछे गए हैं वो है आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर। इसमें 16, 17, 18, 19, 20, 21, आप देखेंगे 22, 23 स्पेशल सीएसएस, नॉट अ सिंगल ईयर के यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है। हर साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसमें जो मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है वो दो है, मैं आपको बता देता हूँ। वो दो मोस्ट रेपिटेटिव सॉरी बेटा, आप लोगों को पहले बताया था, मेरा जरा गला खराब है। दो जो मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है वो कौन से हैं? एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है, और वैसे भी आपको पता है कि ये बहुत हॉट टॉपिक है, अभी भी काफी ज्यादा इस पे बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। और फाइबर ऑप्टिक्स पे, अब आप देखेंगे फाइबर ऑप्टिक्स पे, यहाँ पे भी फाइबर ऑप्टिक्स, ये भी ऑप्टिकल फाइबर, ये भी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। और इसके अलावा ये भी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। उसके बाद कहीं और तो नहीं है।
ठीक है, अब ये देखिए फाइबर ऑप्टिक में एक दो तीन चार, चार दफा ऑप्टिकल फाइबर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। और तीन दफा कोई अभी जो मोटा मोटा मुझे नजर आया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो एआई, अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एआई पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको इसको तैयार करना है, मतलब स्पेशली जिस तरह अभी एआई पे तो देखिए आपको ऐसे भी तैयार करना है जो लोग अभी अपीयर हो रहे हैं, कि इसकी सेफ्टी के मुताल्लिक और बहुत सारी चीज़ें इसको आपने बहुत अच्छी तरह से, ये बेटा जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके साथ तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो भी हमारे साथ बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनके साथ ये फाइल शेयर हो जाएगी ऑब्वियसली। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है, अगला जो चैप्टर है वो है फूड साइंस। फूड साइंस में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन हर साल एक आध क्वेश्चन आगे पूछा गया। आप देखिए यहाँ से, मतलब सिर्फ 2022 मेरे ख्याल में मिस हुआ है, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 और फिर 2023। ठीक है, तो फूड साइंस के अंदर से आपको आइडिया होगा कि जनाब, हाँ जी, इंजाइम भी सिर्फ 2022 में सवाल नहीं पूछा गया, अदरवाइज एवरी ईयर दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। अच्छा, अब उसमें जनरल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट के मुताल्लिक। अब मैं अब इसको चले थोड़ा बता ही देते हैं। इसमें प्रिजर्वेटिव के मुताल्लिक, वाइटामिन के मुताल्लिक, ठीक है, बैलेंस डाइट के मुताल्लिक, रिपीट क्वेश्चन कम हुए हैं इसमें। फिर उसके बाद अच्छा एक दो क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे बायोलॉजी में नहीं आने थे, सॉरी फूड साइंस में नहीं आने थे, बायोलॉजी में जाने थे। चलो खैर, ये मैंने काली डॉक्यूमेंट बनाया। मेल न्यूट्रिशन के मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, एंटीऑक्सीडेंट के मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी के मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जब हम रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत डिटेल में ये किए जाते हैं, अभी आपके साथ इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने इसको नाम जरूर क्रैश कोर्स का दिया है, वी विल ट्राई इट, कि हम इसमें जो बहुत मान्यूट, बहुत छोटी छोटी टॉपिक है वो नहीं हम करेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि हम जो मैं रूटीन में जो सिलेबस सिलेबस पढ़ाता हूँ इसमें शायद हम उससे ज़्यादा पढ़ लेंगे। उसकी वजह यह है कि जब हम पास पेपर कवर करेंगे तो पास पेपर के अंदर तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो मेन सिलेबस के अंदर है ही नहीं। जो लोग अभी आप में से भी जिन लोगों ने तैयारी की है, तो दे विल गेट एन आइडिया जब ये पेपर्स को देखेंगे कि जनाब ये वाली जो चीज़ें हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो लेना चाहता है ना वो हमारे कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर ले, उनको मैं कह दूंगा, वो आपको ये डॉक्यूमेंट दे देंगे। ठीक है, का के बच्चों को ना आइडिया एक दफ़ा हो जाए। में से जो भी बच्चा ये डॉक्यूमेंट लेना चाहता है पुराने पेपर, वो भले रजिस्टर नहीं भी है तो वो ले ले, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने चीज़ें तैयार करनी है। अच्छा, अब एनर्जी वाले में से देखें, बड़ी मज़े की चीज़ है, मैंने इसको पूरा तमाम पेपर्स को एनालाइज किया कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एनर्जी वाले चैप्टर में से आ रहा है वो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पे आ रहा है। ये देखें, ये रिन्यूएबल पे, ये भी रिन्यूएबल नॉन 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 रिन्यूएबल पे। तो एक दो तीन चार पाँच, पांच दफा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पे क्वेश्चन आ चुका है पिछले कुछ 9 सालों के अंदर। अच्छा, जहां पे रिन्यूएबल पे क्वेश्चन नहीं आया तो उसमें मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सीधा रिन्यूएबल पे उसने डेफिनेशन वगैरह तो पूछी ही है। सॉरी, साथ में एक दफा क्वेश्चन पूछा है सोलर सेल के ऊपर, एक दफा क्वेश्चन पूछा है बायोफ्यूल के ऊपर। ठीक है, तो इस दफा भी मुझे लगता है कि बायोफ्यूल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बायोफ्यूल को आप जहन में रखें क्योंकि काफी अरसा हो गया बायोफ्यूल पे कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आ जाता है इसमें वो आपके पास बेटा जिसने भी लेना है ना ये डॉक्यूमेंट वगैरह, मैं एक मिनट सब्र जरा थोड़ा सा करें, या जिन्होंने किसी ने रजिस्टर करना है उनको मैं ये बता देता हूँ, 03, अभी हम टॉपिक पे जाएंगे, बस इसको हम क्लोज कर रहे हैं इंशाल्लाह। 03101713,000, ये हमारे कोऑर्डिनेटर का नंबर है। जो कोई रजिस्टर होना चाहते हैं, ठीक है, उसकी भी मैं बता दूं, ये सेशन मैंने ऑलमोस्ट फ्री ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें 3000 फी है
और उसके अंदर बुक भी शामिल है, पास पेपर की जो किताब है आपको वो भी हम फ्री में दे रहे हैं इसमें, ठीक है। जो मेरी पास पेपर्स की बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, उसमें सिर्फ पास पेपर का सोल्यूशन है, उसमें ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे के सारे उसमें सॉल्व है, सिवाय स्पेशल CSS के। 23 तक वो तमाम का तमाम पेपर सॉल्व है। वो बुक भी अगर आप परचेज करना चाहें तो भी इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, 03101713,000, इस पे रब्ता कर सकते हैं, या 0345794526, ठीक है। अगर आप सेशन नहीं लेना चाहते, सिर्फ किताब लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर रब्ता करके बुक भी बाय कर सकते हैं। खैर, ये सेशन की डिटेल्स मैंने कहा मैं आपको साथ ही बता दूं। अच्छा, अब इसके अंदर आपको 15 डेज के अंदर, वी हैव प्लान कि आपको 15 डेज के अंदर ये पूरा कोशिश करेंगे हम, मतलब ये आपके वक्त की बचत करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि कम वक्त में इसको कवर करें। इससे थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, ठीक है। अच्छा बेटा, गैस तो साथ साथ ही इसमें आता रहेगा। अब गैस में मतलब आज तो कोशिश ये है कि आपको ये पुराने पेपरों से जिस तरह आपको मैंने थोड़ा बहुत साथ बताता गया, उसी से आपको गैस का भी आइडिया होता जाएगा। 100% गैस तो आप कह लें नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट यू गेट एन आइडिया कि यार ये इंपॉर्टेंट एरिया है, उसी में से हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, अब इसको मैं लास्ट बस ये रह गया, एनर्जी भी आपको बता दिया मैंने, उसके बाद बेटा आप लोगों को मैंने बायोलॉजी भी करवा दी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, फूड साइंस भी। अच्छा जी, केमिस्ट्री जो है उसमें से खाल खाल ही कभी कभार ही क्वेश्चन आता है। बॉन्ड्स पे क्वेश्चन आ गया एक दफा, एक आध दफा, वो रेडिएशन पे क्वेश्चन आ गया। मॉडर्न मटेरियल एंड केमिकल्स में से भी कभी कभार क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो भी उस लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर कुछ मिसलेनियस एरियाज है, मिसलेनियस मतलब वो वाले एरियाज हैं जो कि उस तरह से सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 2 दफा तकरीबन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज है, पर ये सिलेबस का ऐसा नहीं है। मतलब जिस तरह रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फॉसल्स पे और फॉसल्स की स्टडी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये रेडियो एक्टिविटी पे तो 2 दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन 2 दफा क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी पे आ चुका है। क्लास की ड्यूरेशन बेटा मिनिमम 15 डेज है, और मैक्सिमम जो है वो 3 वीक्स होगी। अब उसके बाद जो है वो आपका, और जो लोग रजिस्टर होना चाहते हैं वो कोशिश करें, क्योंकि इसमें बुक भी डिस्पैच करनी है, वो कल तक या आज ही भले कोऑर्डिनेटर के साथ फीस डिपॉजिट करवा के वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। क्लास की टाइमिंग 9 PM है, ठीक है। 9 बजे क्लास की टाइमिंग है, और ड्यूरेशन बेटा बोला 15 डेज मिनिमम है, ठीक है। डेली क्लास होगी जी, डेली क्लास होनी है। जिस दिन मैं क्लास नहीं लूंगा, मेरे साथ डॉक्टर वकास है, बायोलॉजी वाला पार्ट या वो चीज़ें जो है वो करवाएंगे, ठीक है। तो विल बी टेकिंग ऑलमोस्ट डेली क्लास हम, मतलब कम से कम 6 डेज अ वीक तो क्लास लाजमी रखेंगे, 7 दिन नहीं रखेंगे, 6 दिन तो क्लास लाजमी रखेंगे। तो ये 3 वीक्स बनेगा ऑलमोस्ट। आप कह लें 15 दिन हमने कहा है, तो 15 लेक्चर का मतलब है ऑलमोस्ट 3 वीक्स बन जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपका पूरा कोर्स जो है रिवाइज हो जाएगा साथ साथ। अच्छा खैर बेटा, ये आपका हो गया सारा। नहीं, 1.5 आवर की वैसे क्लास होती है, लेकिन एक्चुअल 1 आवर ही बनता है ऑलमोस्ट, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आप कह लें कि इतना का टाइम जो है वो लग जाता है। अच्छा बेटा, अभी हम जो है वो, मैं 2-3 चीज़ें, अच्छा व्हाट वुड बी द मेथोडोलॉजी, ये मैं अभी स्टॉप करने लगा हूँ ये डॉक्यूमेंट जो है। नाउ वी गोना गो टू आवर रेगुलर लेक्चर। अच्छा, अब क्लास की मेथोडोलॉजी भी यहाँ पे आपको बता दूं, टू सेव आवर टाइम दो मैं मोड यूज किए जाएंगे। एक जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, जिस तरह जो बच्चे मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं उनको मैंने आज एक वीडियो शेयर की है, जिसके अंदर 2 टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, ठीक है। आज की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें एक बिग बैंग थ्योरी कवर की हुई है, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर एक्लिप्स के मुतलक कवर किया हुआ है। व्हाट आई विल डू कि मैं अभी आपको थोड़ा सा इन दोनों टॉपिक के मुताबिक बता भी दूंगा, लेकिन वहां पे पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है।
अब इससे ये क्या होगा कि वो आपने को 30-35 मिनट का लेक्चर वो देखना है, हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, तो जो जो मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको मैं ग्रुप के अंदर जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनको वहां पे शेयर करता जाऊंगा, और साथ में हम जी जी बेटा एबिलिटी वाला पोर्शन भी होगा ऑब्वियसली। फीस की 3000 है बेटा, पहले बता चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ये बाकी डिटेल्स काइंडली डिस्टर्ब ना करें, ये बाकी आप लोगों को नंबर बोला है उससे रब्ता करके 031017 ये हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे आप ये नंबर है, इससे व्हाट्सएप करके काइंडली वहां से डिटेल ले लें। ठीक है, तो मुझे डिस्टर्ब ना करें बार बार प्लीज। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे अब फंस गया आज का जो हमारा टॉपिक है। मैं अब कोशिश करूंगा 3 से 4 सवाल जो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों को बुक्स भी नहीं मिली। और एक ये दोनों टॉपिक मैंने आपको शेयर कर दिए। अब सबसे पहले फंस के हम बिग बैंग थ्योरी ही करते हैं। अच्छा जी, अब बिग बैंग थ्योरी के मुतल्लिक यहाँ से सबसे पहले नोट कर लें कि एक तो पहली बात है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के मुतल्लिक एक डिबेट थी कि क्या ये जो यूनिवर्स है ये ऐसे ही है पहले दिन से, या कि इसका कोई स्टार्ट पॉइंट भी था। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके मुतल्लिक जनाब उसमें डिफरेंट किस्म के ओपिनियन पेश किए गए। एक थी जिसको बोलते हैं फ्लैट मॉडल। ठीक है, फ्लैट मॉडल का मतलब है, इसको हम स्टेडी स्टेट या फ्लैट यूनिवर्स भी, स्टेडी स्टेट का मतलब ना यूनिवर्स को वजूद में आई थी और ना कोई इसका एंड है, ये ऐसी ही है पहले दिन से और ऐसी ही चलती रहेगी। फिर एक को हमने बोला कि जनाब ओपन यूनिवर्स थ्योरी। ओपन यूनिवर्स जो थ्योरी है इसको एक्सपेंडिंग भी बोलते हैं, ओपन मॉडल या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं, कि यूनिवर्स जो है वो ओपन है और ये एक्सपेंड कर रही है। इसका ही अल्टरनेटिव जो है उसको फिर क्लोज यूनिवर्स थ्योरी का भी एक नाम दिया गया। क्लोज मॉडल उसको बोलते हैं, या उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, कि यूनिवर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स थ्योरी। और फिर एक इन्हीं का मगलूबा बना के साइक्लिक, साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है, तो बेटा ये डिफरेंट थ्योरीज थी। अब इसमें से एग्जामिनर पास का ये भी कह देता है कि विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट या मोस्ट, जिसको आप बोलेंगे कि सबसे ज्यादा मानी दानी कौन सी है, तो वो आपकी ओपन या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी है, जिसको हम इसी को बेटा बिग बैंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का नाम क्या है आपका, बिग बैंग है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका मैं लेक्चर आपको ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, मैं सिर्फ एक यहाँ पे आपको इसका ओवरव्यू दूंगा ताकि हमारा टाइम सेव हो, हम ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में इसको पढ़ लें। बिग बैंग के मुताबिक बेटा ये कहा जाता है कि एक टाइम था जहाँ पे तमाम का तमाम मैटर जो है वो एक छोटे से नुक्ते में कंसंट्रेटेड था। उस पॉइंट को क्या बोला गया, सिंगुलैरिटी। इस सिंगुलैरिटी से जो तमाम मादा है वो एक्सपेंड कर गया और यूनिवर्स एक्सपेंड करती गई। ठीक है, अब फर्ज किया ये इस तरफ हम उसको कहेंगे कि ये उसकी स्पेस है, और इस तरफ क्या है जी उसका टाइम है। ठीक है, इस तरफ टाइम है, इस तरफ स्पेस है। इधर हमने टाइम ले लिया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा और इधर इधर ये एक्सपेंशन इसकी होती जा रही है। और शुरू में बिल्कुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल से पार्टिकल्स वजूद में आए। जिस तरह सबसे पहला एटॉमिक पार्टिकल हाइड्रोजन वजूद में आया, फिर उसमें फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के नतीजे में फिर एनर्जी पैदा हुई, और फिर वहाँ से स्टार्स की क्रिएशन हुई, और इस तरह करके आपको यूनिवर्स बढ़ती गई। ये पूरी डिटेल आपको जो मैंने लेक्चर ग्रुप में शेयर किया हुआ है उसमें दी हुई है। सो दिस इज बिग बैंग, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपने डिटेल में सुन लेना है, यहाँ से भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो इसका इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक्लिप्सिस। एक्लिप्सिस पे जैसा कि आप देख चुके हैं 3 दफा पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्लिप्सिस जिसको हम ग्रहण भी बोलते हैं, सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण,
दो तरह के ऑब्वियसली, एक आपका सोलर एक्लिप्स होता है और एक आपका लूनर एक्लिप्स होता है। अच्छा, अब एक्लिप्स में होता क्या है कि एक हेवनली बॉडी दूसरी हेवनली बॉडी को ब्लॉक कर देती है। फर्स्ट की अगर मैं कहूँ कि जी ये आपकी सन है, ठीक है, और ये आपका जनाब मून है। और यहाँ से हम देखते हैं कि जनाब लाइट रेडिएशन जो है वो जनाब यूं जा रही हैं। चलें, अब दरमियान में अगर यहाँ पे मून आ गया है तो व्हाट गोना हैपन के, और यहाँ पे आपकी आ जाती है, फर्ज किया हम कहें अर्थ आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे हम अर्थ बना देते हैं। तो अब जब दरमियान में आपके मून आ गया तो मून ने क्या किया कि, अच्छा ये दो लाइनें आपको और रेज करनी है। ये इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इस डायग्राम के अंदर के बच्चों को डायग्राम ड्रॉ करनी नहीं आ रही होती कि उन्होंने डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करनी है। और अक्सर जो बच्चे हैं, ये मैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब 10-12 साल तो हो गए पढ़ाते हुए, वो इसमें डायग्राम ही सबसे ज़्यादा गलत ड्रॉ करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो किस्म की कोन्स बन गई हैं, ठीक है। एक कोन है जिसको मैं कहूँगा ये वाली जनाब, एक मिनट जस्ट, लाइन क्यों बन गई है? जी, अब एक ये बेटा दरमियान वाली कोन है जिसको मैं अभी डॉक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल डार्क कोन हो गई, दैट इज कॉल्ड अम्ब्रा, इसको हम अम्ब्रा बोलते हैं। सॉरी, ये आपका अम्ब्रा कहलाता है। और एक ये बाहर वाली कोन होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनम्बरा। अब जब भी एक्लिप्स होता है तो दो तरह के रीजन होते हैं, ये भी पेनम्बरा है, दो पेनम्बरल रीजन बनेंगे, ठीक है। और ये आपकी अर्थ है बेटा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जमीन पे रहने वाले लोगों को सन नजर नहीं आएगा, मून ने सन की लाइट ब्लॉक कर दी है, दिस इज सोलर एक्लिप्स। इसी तरह जब अर्थ दरमियान में आ जाएगी, ठीक है, मून की अपनी रोशनी तो होती नहीं है, मून अगर इस साइड पे होगा तो अर्थ सन की लाइट को ब्लॉक कर देगी और मून पे रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, तो वो आपका लूनर एक्लिप्स कहलाएगा। तो एक्लिप्स क्या होता है, व्हेन वन हेवनली बॉडी obscure या मास्क अदर हेवनली बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एन एक्लिप्स। फिर उसकी आगे टाइप्स होती हैं। अब फर्ज किया अगर कोई जमीन पे यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर चल रहा है, इस जगह पे लोगों को बिल्कुल साफ नजर नहीं आएगा, लेकिन इन रीजन में रहने वालों को थोड़ा पार्शली नजर आ रहा होगा। या फिर जैसे ये है कि मून जब सन के और अर्थ के दरमियान में आएगा तो एकदम से तो नहीं ना आएगा, पहले उसका माइनर सा पोर्शन आएगा, फिर वो बढ़ता जाएगा। तो उसको बोलेंगे, जब तक कि वो कंप्लीटली उसको ऑब्सक्योर नहीं कर देता तो उसको बोलेंगे पार्शियल एक्लिप्स। तो वो पार्शियल कराएगा। तो एक्लिप्स की फिर आगे टाइप्स भी होती है, मतलब पहले तो दो टाइप्स होगी ना एक्लिप्स की, सोलर और लूनर, फिर उसकी आगे टाइप्स है कि वो टोटल हो सकता है, वो पार्शियल हो सकता है, दोनों में। इसमें भी टोटल हो सकता है और पार्शियल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी टाइप्स होती हैं, ये तो मस्ट है, एनुलर एक्लिप्स भी होता है, ठीक है। बट आपने ये दो टाइप्स तो आपको मस्ट पता होनी चाहिए। फिर अम्ब्रा और पनम्ब्रल रीजन जो है, इस पे भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन डेफिनेशन या ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तो अक्सर पूछ लेते हैं, अम्बर रीजन क्या है, पनम्ब्रल रीजन क्या है, और उसमें फर्क क्या है। तो ये आपको मस्त पता होना चाहिए। अम्ब्रा जो है उसको हम बोलते हैं, ये लैटिन वर्ड है कि कंप्लीट शेडो को अम्ब्रा बोलते हैं, और पनम्ब्रा हम बोलते हैं पार्शियल शेडो को। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारे हो गए दो क्वेश्चन जो कि पुराने पेपर में पूछे गए, ठीक है। यहाँ से ही अगला क्वेश्चन बेटा जो कि बहुत दफ़ा पूछा गया पुराने पेपरों में, वो मैं आपको करवाने लगा हूँ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टे ट्यून। क्वेश्चन है बेटा, एज एंड साइज ऑफ यूनिवर्स। मतलब हम कहते हैं जी, यूनिवर्स जो है वो जनाब उसकी लाइफ कितनी है भला। जब हम एज की बात करते हैं तो व्हाट इज द लाइफ ऑफ यूनिवर्स,
एंड व्हाट इज द साइज ऑफ यूनिवर्स। साइज तो ये है कि वी डोंट नो अबाउट द बाउंड्री, की यूनिवर्स की कोई बाउंड्री है भी कि नहीं है। मतलब हमें पता ही कोई नहीं है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि इसकी बाउंड्री है। अच्छा जी, है तो कितनी बाउंड्री है, वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है। हाँ, एज के मुताल्लिक डिफरेंट क्लेम्स किए जाते हैं। 1920 से पहले तो ये भी नहीं पता था ना कि यूनिवर्स फैल रही है कि नहीं, क्या फैल रही है। 1920 में जॉर्ज लेमेटियर था साइंटिस्ट, जिसने एक्चुअली यूनिवर्स जो है उसकी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी जो पेश की थी, जॉर्ज लेमेटियर ने। और वहां से फिर ये जनाब एस्टिमेट किया गया कि यूनिवर्स की जो एज है, पहले कोई 13.7 बिलियन ईयर्स कहा जाती थी। अब आपको जो ये फिगर है ये मिलेगा 13.8। तो मतलब ये थोड़ा बहुत, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बच्चों की किताबों में यही राउंड ऑफ करके 14 बिलियन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कि जी यूनिवर्स की लाइफ जो है वो 14 बिलियन है। तो एक्चुअली 13.7 या 13.8 आपको ज़्यादा किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, आप हाथ लेके आर लिख दे, लेकिन द रिसेंट फिगर इज 13.8 बिलियन ईयर्स। हाउ द साइंटिस्ट केम टू नो अबाउट इट, कि जी यूनिवर्स जो है उसकी जो है वो एज कितनी है या कब मार्ज वजूद में आई। तो वी डोंट हैव अ डायरेक्ट एस्टिमेशन। हमारे पास कोई डायरेक्ट तरीकाकार नहीं है कि जिससे हम मालूम कर सकें यूनिवर्स की एज इतनी है। उसके इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। मिसाल के तौर पर पहला मेथड क्या है, ओल्डेस्ट जो स्टार है, ओल्ड स्टार जो है, ठीक है, उनको स्टडी करना, उनकी एज फाइंड करना। मिसाल के तौर पर जो यूनिवर्स बनी तभी सितारे बने, तो जो सबसे पुराने से पुराना सितारा होगा यूनिवर्स उससे तो पुरानी ही होगी। मतलब ये अगेन एक थ्योरी है। ठीक है, मतलब अब ये एग्जांपल आप ऐसी ले लें कि किसी माँ बाप के बच्चे हैं, तो माँ बाप की उम्र नहीं पता, तो आप कहेंगे कि अच्छा चले इनकी बहुत छोटी उम्र में भी शादी हो गई होगी, तो 15-16 साल में, 18 साल में शादी हो गई। तो अगर सबसे जो बड़ा बच्चा है या जो बड़ी बच्ची है उसकी एज पता चल जाए, तो माँ बाप की एज निकाल लेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है। दूसरा इसमें ग्लोबुलर क्लस्टर्स की एज फाइंड करना। ग्लोबुलर क्लस्टर्स क्या होते हैं? ग्लोबुलर क्लस्टर्स मीन कि जो आपके स्टार्स है ना वो क्लस्टर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, उनको बोलते हैं ग्लोबुलर स्टार्स के जो क्लस्टर्स हैं। तो उनकी एज फाइंड करना, ये भी वही चीज है। ठीक है। तीसरा है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनकी अंदर डीके होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है। और जब उनके अंदर डिके होता है तो उनकी एक बकायदा हाइफ हाफ लाइफ होती है। तो मैथमेटिकल मेथड्स के थ्रू, जिस तरह रॉक्स जो हैं या जिस तरह फॉसल्स जो हैं, उनकी एज मालूम की जाती है, या जिसको कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है या रेडियो एक्टिव डिके के थ्रू भी एज डिटरमिन की जा सकती है यूनिवर्स की। द फोर्थ मेथड इसको बोलते हैं हबल्स लॉ। ठीक है। उसको हबल कांस्टेंट भी बोलते हैं। हबल लॉ के थ्रू भी इसको मेजर किया जा सकता है। फिर उसके बाद अच्छा, ये जो दो बेस्ट मेथड्स हैं ना, वो आप ये याद रखें कि वो यही है। एक्चुअली ये दो तो एक ही चीज के दो सिरे हैं। क्या आप ओल्ड स्टार या ग्लोबुलर क्लस्टर की एज मालूम कर लें, या हबल लॉ जो है। हबल लॉ क्या कहता है कि आप जो है यूनिवर्स जो है उसका साइज जो है, कि कितनी तेजी से यूनिवर्स फैल रही है, उसका साइज मेजर करें। साइज से हमें पता चलेगा कि वो कब उसकी क्रिएशन हुई थी, और वहां से उसकी हम एज निकाल लेंगे। तो ये डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं। अच्छा, अब मैं पहले आ जाता हूँ ओल्ड स्टार्स एज या ग्लोबुलर क्लस्टर जो है उनकी एज। अब किसी भी स्टार जो है उसकी एज फाइंड करने का तरीकाकार क्या है। जो भी स्टार्स बनते हैं उनके अंदर एक बात आप याद रखें, स्टार का एक लाइफ साइकिल होता है। ये हम पूरा का पूरा क्वेश्चन अलहदा से करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जब आप एज ऑफ यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो आप पूरा टॉपिक स्टार लाइफ साइकिल पे नहीं पढ़ रहे। आपने एक हिंट देना है एग्जामिनर को, जी हाँ मुझे इस टॉपिक का पता है। स्टार जो है उसकी जब क्रिएशन होती है तो वो एक के क्लाउड से होती है, उसको बोलते हैं नेबूला। ठीक है। नबूले से ऐसे गैस का क्लाउड होता है, उससे प्रोटोस्टार बनता है। प्रोटोस्टार से फिर उसका स्टार बनता है जिसको बोलते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। ठीक है।
अब जो मेन सीक्वेंस, इस स्टेज का नाम मेन सीक्वेंस है। अब ये प्रॉपर एक स्टार बन चुका है, और इस पे मेरा पूरा एक लेक्चर भी पड़ा होगा, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अब इसमें क्या होता है, स्टिल हुई पड़ी राइटिंग में, एक दफा स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। सॉरी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखेंगे। जी। अच्छा जी, अब बेटा मेन सीक्वेंस जो स्टार है उस पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी खूबी क्या है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस फ्यूज करके क्या बना रही होती है, हीलियम बना रही होती है। अब अगर आपको स्टार के साइज का आइडिया है, उसका साइज कितना है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितनी हाइड्रोजन है, और उसमें से कितनी हाइड्रोजन जो है हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, उसके कलर से, उसके टेम्परेचर से। और वहां से आप उस स्टार की एज डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टार है, इसकी आगे दो फेट है। इट कैन टर्न इनटू अ रेड जायंट। ये भी स्टार की एक टाइप ही होती है, रेड जायंट या रेड सुपर जायंट भी बन सकता है ये, साइज की बुनियाद पे। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर इनके आगे भी स्टेजेस। अच्छा, रेड जायंट कब बनता है, जब उसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और ये हीलियम आपस में फ्यूज करके कार्बन बनाना शुरू कर दे, तो इसको रेड जायंट बोल देंगे। अब इसका मतलब हुआ जिसमें हीलियम फ्यूज हो रही है वो तो और पुराना स्टार हो गया। सो दिस इज हाउ वी डिटरमिन द एज ऑफ अ स्टार। तो आज तक जो पुराने से पुराना भी स्टार जो डिटरमिन हुआ है, उसकी जो एज है वो, मजे की बात है, वो को 14 बिलियन के करीब बन रही है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये हॉट्स कम कम कि जी यूनिवर्स की एज तो 13.8 बिलियन बता रहे हैं, तो स्टार की एज 14 बिलियन है, तो वो भी एस्टीमेट्स है, प्लस माइनस जो है वो 5% की जो एरर होती है उसकी बुनियाद पे आप कह लें। पर कुछ लोग कहते हैं कि जी ज्यादा से ज्यादा जो स्टार्स है वो 13.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड तक अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, इससे पुराने स्टार डिस्कवर नहीं हुए। खैर, आपको वहां पे ये बताना है कि मेथड, एग्जामिनर आपके साथ इस चीज से कंसर्न है कि डू यू नो हाउ वी कैन डिटरमिन द एज ऑफ यूनिवर्स। तो आप एक स्टार की या ग्लोबुलर क्लस्टर की एज इस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं। जब इसको आप डिटरमिन कर लेंगे, तो फिर ऑब्वियसली आप यूनिवर्स की एज भी डिटरमिन कर लेंगे। उसके बाद है एक जी हबल लॉ। हबल लॉ क्या है? हबल लॉ ये कहता है कि कोई भी स्टार या कोई भी गैलेक्सी या कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट, मैंने बोला कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट, जितना वो फार अवे होगा, फार अवे, जितना उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना ही उसकी स्पीड या उसकी जो एक्सेलरेशन, स्पीड नहीं बोलते एक्चुअली इसको, एक्सेलरेशन जो है टू गोइंग फार अवे वो ज्यादा होगा। मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ मूविंग अवे, ठीक है, इज the acceleration is directly proportional to the distance। ठीक है, कि कोई भी जो, अब ये थोड़ा मैथमेटिकल फार्मूला है, आप एक आध इक्वेशन भी वहां पे लिख देंगे तो वो काफी होगी। अगेन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हेयर यू हैव टू गिव द हिंट टू द एग्जामिनर कि भाई ये मेथड्स हैं, उन मेथड के अंदर क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, क्या कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, वो आपने बेटा नहीं बतानी ना, वो आपका काम है ना, आप इसने काम में पढ़ना है। तो इट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, स्पेशली इस मोमेंट पे, और ना मैं इस काम में इस वक्त पढ़ूंगा। तो खैर, हबल लॉ जो है वो यहाँ पे ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट किया, अगर एक ऑब्जेक्ट, मैं अगर कहता हूँ ये अर्थ है हमारी, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट किया यहाँ पे है, इसका जो डिस्टेंस या जो एक्सेलरेशन है वो माइट बी 100 टाइम्स ग्रेटर देन दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से शायद ये बहुत। तो अब हम उसका जो एक्सेलरेशन है, हम उससे आइडिया लगाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फार अवे है। अच्छा, जब वो कितना फार अवे गया हुआ है, तो उसको कितना टाइम लगा वहां तक जाने के लिए, वहां से फिर हम टाइम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे उसकी, और उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि जो यूनिवर्स है उसकी क्रिएशन कब हुई थी।
तो ये हमारे आज के अभी तक के हुए तीन क्वेश्चन या चार, बल्कि मैं लिस्ट भी करता जाऊं ताकि आपको आइडिया होता रहे। पहले चैप्टर के अंदर से बेटा एक हमने बिग बैंग क्वेश्चन कर लिया, जिसका मैंने आपको बोला बोला रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा बेटा रिवर्स कैलकुलेशन जो है उस आपने आगे क्या लिखा है, ओले की होगी, किसकी होगी? हाँ, रिवर्स कैलकुलेशन बेटा इसी चीज की मुतल्लक होगी कि उसका ओरिजिन क्या था। ठीक है, मतलब फ्रॉम विच पॉइंट दे हैव स्टार्टेड। ठीक है, तो वो अगर आप निकालेंगे तो उससे आप टाइम ऑब्वियसली कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमने किया एक्लिप्स के मुतल्लक। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने। थर्ड क्वेश्चन बेटा हमने किया यहाँ पे अभी एज एंड साइज ऑफ यूनिवर्स। ये क्वेश्चन दो तीन दफा एग्जामिनर पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन अभी जो है वो स्टार जो है उसकी क्लासिफिकेशन के मुतल्लिक विद रिस्पेक्ट टू इस टेम्परेचर एंड साइज। ठीक है। सर इंट्रो और कंक्लूजन बताया किस किस क्वेश्चन में आएगा। ये बेटा मैं बड़ा बता देता हूँ, अभी 2 मिनट ठहरे जरा इस पे, पेपर अटेम्प्ट पे भी। स्टार क्लासिफिकेशन जी कलर और टेम्परेचर की बुनियाद पर आप स्टार्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक तो पहली बात है, ये बात याद रखें, स्टार्स के बकायदा कलर होते हैं, और द ब्लूइश द स्टार द हॉटर इट इज। जितना कोई स्टार ज्यादा गर्म होगा उतना ही वो ज्यादा जो है वो ब्लूइश होगा। ये उसका रंग याद रखें। मतलब हम नॉर्मली समझते हैं कि जिस तरह कोई जो स्टार है उसका रंग अगर मैं क्या बोलूँ कि जी रेड है, तो रेड स्टार जो है वो ठंडे होते हैं। मजे की बात है, रेड स्टार क्या होते हैं? ठंडे होते हैं वो। उस तरह से उनको गर्म कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है। अभी आपको मैं एक स्लाइड शेयर करने लगा हूँ, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट है जरा, किधर गया जी? जी, आपको ये यहाँ पे स्लाइड नजर आ रही है? ये सिर्फ स्लाइड जो है वो आपको, ताकि वो फिगर ज़रा, मुझे भी ज़ुबानी सारे नहीं याद थे इसके, मैंने कहा मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइड में शो कर देता हूँ। बेटा ये क्लासेस ऑफ स्टार है, ये स्टार क्लास है। इसको याद करने के लिए एक फिक्रा है, इंग्लिश सेंटेंस है, माइंड नहीं करना। फिक्रा यूं है, ओ बी आ फाइन गर्ल एंड किसमी बोल देते हैं या किसमी बोल देते हैं, किस मी। ठीक है। तो ओ से ये ओ हो गया, बी से बी हो गया, ए हो गया, फिर एफ हो गया, फिर जी हो गया, फिर के हो गया और फिर एम हो गया। तो ये बेटा क्लासिफिकेशन है, ये फिक्रा आपने याद रखना है, क्योंकि ये तरतीब ही, ये इनका यही नोमेनक्लेचर है, और ये पेपर में, पुराने पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। आप सबसे जो गर्म तरीन स्टार्स हैं उनका टेम्परेचर जो है वो 33,000 केल्विन, के स्टैंड फॉर केल्विन, या उससे के इक्विवेलेंट या उसके बराबर होगा, और उनका कन्वेंशनल जो कलर होगा। ठीक है। और एपरेंट जो कलर है, अब ये थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि कन्वेंशनल कलर क्या है और एपरेंट कलर क्या है। ठीक है। वो आपको ब्लू नजर आएगा। ठीक है। आपका मेन जो है वो इसी पे फोकस होना चाहिए, टेम्परेचर पे और ये एपरेंट कलर पे। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद 10,000 से 30,000 में वो ब्लू वाइट हो गए, और 7500 से 10,000 तक वो वाइट टू ब्लू वाइट। ठीक है। 6,000 टू 7,500 तक वाइट है, फिर ये येलोश वाइट है। अब देखिए 3,700 केल्विन से जो नीचे वाले हैं वो आपके ऑरेंज रेड है। अच्छा, इसमें से आपको पता है हमारा जो सन है वो कुछ किस कैटेगरी में आ रहा है भला? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट कि हमारा सन किस कैटेगरी में फॉल करता है? हमारा सन जी कैटेगरी में फॉल करता है जी, बिल्कुल। जी में फॉल करता है, येलो ड्वार्फ इसको बोलते हैं। हमारे सन को क्या बोलते हैं? येलो ड्वार्फ स्टार। मतलब स्टार्स के अंदर भी ये एक छोटे किस्म का स्टार है। ठीक है।
तो जी इस क्वेश्चन में अगर आपको ये याद हो ये वाला टेबल, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ये ही काफ़ी है। और इस ये टेबल भी मैं ग्रुप के अंदर बच्चों को शेयर कर दूंगा, इमेज इसका, इसको ही याद करना बहुत ज़रूरी है। और एक डायग्राम मैं और शेयर करूंगा जिसमें स्टार की क्लासिफिकेशन है, जो हमारे रजिस्टर बच्चे हैं उनके साथ ये शेयर कर दूंगा, अभी वो उसको फिर तैयार करते रहे। अच्छा, क्योंकि टाइम हमारे पास सॉरी हार्ड होगा तो बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं होनी, साथ साथ काम करते जाना है। स्पेशली जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो याद रखें कि एक दो क्लासेस वाली बात ओपन हो रही हैं, या शुरू में, क्योंकि आप लोगों का भी आप क्या क्या लें, बुक्स भी नहीं मिली, तो अभी आपको जो नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं इसी से चीज़ों को तैयार करते रहे। जी ये वाला चैप्टर रोल्ड बुक्स में नहीं है, आप देख लें एस्ट्रोनॉमी वाले, बल्कि जो मैंने आपको टॉपिक बताए जरा, आप किसी भी मेरी किताब में भी नहीं होंगे सारे टॉपिक। क्योंकि क्वेश्चन जो हैं देखिए, जब 5-10 साल एग्जाम होते हैं तो फिर पेपर पैटर्न की समझ आती है। तो ये तमाम चीज़ें उसके लिए, जो मैंने बोला, जिन बच्चों को पास, वो मेरी सिर्फ जो नहीं पढ़ना चाहते वो बुक ले लें बस पास पेपर्स की, नंबर मैंने आपको बता दिए थे, तो वहां से आप ले लें। लेट्स कॉल इट अ डे जनाब, आज की क्लास में अभी एंड करने लगा हूँ। नंबर मैं जस्ट फाइनली आपको बताने लगा हूँ, 03101713,000। अगर आप कोर्स में रजिस्टर होना चाहते हैं तो कोर्स में रजिस्टर हो जाए, उसमें 3,000 जस्ट फी है, ये टोकन मनी रखी है यार, कि सिर्फ सीरियस बच्चे आए, ठीक है। और जिसमें बुक भी शामिल है, अगर आप सिर्फ बुक लेना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर रब्ता करके आप बुक भी ले सकते हैं। अभी जी आज के लिए काफ़ी मेरा गला खुश्क हो गया, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक वगैरह के ऊपर। ऑलमोस्ट 3 वीक्स लगेंगे जी, 15 के करीब लेक्चर्स इंशाल्लाह होंगे, ठीक है। चलें जी, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बाकी बेटा ये नंबर पे रब्ता करके बुक की डिटेल वगैरह जो भी है वो नंबर पे रब्ता करके ले लिया, ठीक है। मेरा गला बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।